चलिए आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में तो सीधा लगता है पर असल में बहुत गहरा है। क्या किसी को ऐसे काम के लिए सजा दी जा सकती है जो करते समय मतलब पूरी तरह से कानूनी था लेकिन बाद में सरकार ने उसे अपराध घोषित कर दिया? ये सवाल सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है बल्कि एक किसी भी सभ्य समाज में न्याय और निष्पक्षता की नींव से जुड़ा है। बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कानून को कैसे देखते हैं। क्या ये नागरिकों की रक्षा के लिए एक प्रेडिक्टेबल यानी एक अनुमानित नियम है या फिर सत्ता में बैठे लोगों के हाथ का एक हथियार? बिल्कुल। और आज हम इसी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान के एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 के जरिए। हमारे पास इसके लिए कुछ बहुत अच्छे स्रोत भी हैं। एक तो लॉ भूमि का लेख है जो एक्स पोस्ट फैक्टो कानूनों की बारीकियों को समझाता है। फिर इलीगैलिक्स से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला है जो निष्पक्ष जांच के अधिकार पर रोशनी डालता है। हाँ, और दृष्टि आईएएस का एक लेख जो इन अधिकारों की असली ताकत को दिखाता है। इस चर्चा का मकसद सिर्फ कानूनी धाराओं को पढ़ना नहीं बल्कि ये समझना है कि अनुच्छेद 20 हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मनमानी सत्ता के खिलाफ एक ढाल कैसे बनता है। हम ये भी देखेंगे कि ये अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार से कैसे जुड़ा है और क्यों इन दोनों अधिकारों को आप कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। एक ऐसी आत्मा जिसे आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। हाँ, उदाहरण से बात जल्दी समझ आती है। मान लीजिए सरकार आज एक नया कानून बनाती है कि पिछले सोमवार को नीली शर्ट पहनना एक अपराध था और जिन जिन लोगों ने पहनी थी उन सब पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये सुनते ही कितना बेतुका और अन्यायपूर्ण लगता है। और इसी बेतुकेपन को रोकने के लिए संविधान में अनुच्छेद 20(1) है। कानूनी भाषा में इसे एक्स पोस्ट फैक्टो कानूनों के खिलाफ संरक्षण कहा जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो ये लैटिन शब्द है ना? हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा मतलब है किसी घटना के बाद, यानी ऐसा कानून जो पिछली तारीख से लागू होकर किसी ऐसे काम को अपराध बना दे जो उसे करते समय अपराध था ही नहीं। हाँ, और लॉ भूमि का लेख इसे बहुत अच्छे से 2 हिस्सों में तोड़ता है। पहली सुरक्षा है पूर्वव्यापी अपराधीकरण के खिलाफ। आसान भाषा में सरकार बीते हुए कल में जाकर किसी काम को अपराध नहीं बना सकती। हमारा नीली शर्ट वाला उदाहरण ठीक इसी के दायरे में आता है। और दूसरी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यह है सजा बढ़ाने के खिलाफ संरक्षण। अच्छा, इसका मतलब है कि किसी अपराधी को उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती जो उस अपराध को करते समय लागू कानून के तहत तय थी। एक मिनट, इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी ने तब चोरी की जब उसकी अधिकतम सजा 1 साल थी। अब अगर कानून बदलकर सजा 5 साल कर दी जाती है तो भी उस पुराने अपराधी पर नया ज्यादा सख्त कानून लागू नहीं होगा। अच्छा, उसे 1 साल वाली सजा के हिसाब से ही देखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई बहुत जघन्य अपराध हुआ और समाज में बहुत गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सजा बढ़ाई जाए, लेकिन पुराने अपराधी वो तो इस नियम की वजह से हल्की सजा पाकर निकल जाते हैं। क्या ये न्याय की भावना के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये कानून के 2 मकसदों के बीच के आप कह सकते हैं तनाव को दिखाता है। कौन से 2 मकसद? एक है समाज को न्याय दिलाना और दूसरा है व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाना। अनुच्छेद 20 दूसरे मकसद को प्राथमिकता देता है। अच्छा, इसके पीछे सोच ये है कि अगर सरकार को पिछली तारीख से कानून बदलने की शक्ति दे दी गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को या किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए नए कानून बना सकती हैं। ये एक बहुत फिसलन भरी ढलान है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज के गुस्से या सरकार की मनमानी से ऊपर रखता है। ये एक तरह की कानूनी निश्चितता देता है। बिल्कुल, कानूनी निश्चितता यानी लीगल सर्टेनिटी। लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज जो वो कर रहे हैं उसके कानूनी नतीजे क्या होंगे। अगर ये निश्चितता नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति डर में जिएगा कि कहीं भविष्य में कोई नया कानून आकर उसके आज के काम को अपराध न बना दे। सही बात है। ये निष्पक्षता और न्याय के शासन की बुनियाद है। तो ये तो हुआ सिद्धांत, लेकिन हम जानते हैं कि कानून की असली परख तो अदालतों में होती है।
असल मामलों में अदालतें इस सिद्धांत को कैसे लागू करती हैं? बिल्कुल, और अदालतों ने कई ऐतिहासिक फैसलों में इसकी सीमाओं को और साफ किया है। एक बहुत ही शुरुआती और महत्वपूर्ण मामला है केशवानंद माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20(1) का संरक्षण भविष्य के कानूनों से है, यानी जो कानून आपके काम करने के बाद बनाए गए हैं। अच्छा, बाद में बनाए गए कानूनों से? हाँ, ये आपको उन कानूनों से नहीं बचाता जो उस काम को करते समय पहले से ही लागू थे। ये एक बुनियादी लेकिन जरूरी स्पष्टीकरण था। तो ये दायरा और भी साफ हो गया। मैंने एक और मामले के बारे में पढ़ा था, टी बराई बनाम हेनरी आ हो। लगता है इसमें अदालत ने एक और परत जोड़ी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही मामले का जिक्र किया। वो एक दिलचस्प केस था। उसमें सवाल ये था कि अगर किसी पुराने कानून को हटाकर एक नया ज्यादा सख्त कानून लाया जाता है तो क्या होगा। अदालत ने फैसला दिया कि जिस व्यक्ति ने पुराने कम सख्त कानून के समय अपराध किया था, हाँ, उस पर नए कानून की ज्यादा सख्त सजा लागू नहीं हो सकती। ये सजा बढ़ाने के खिलाफ वाली सुरक्षा को और भी मजबूत करता है। तो मतलब सरकारें सिर्फ कानून का नाम बदलकर सजा नहीं बढ़ा सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। क्या इस अधिकार की भी कोई सीमा है? क्या ये हर तरह के कानून पर लागू होता है? नहीं, और यहीं पर बात और भी ज्यादा बारीक हो जाती है। आर.एस. जोशी बनाम अजित मिल्स लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। क्या अंतर था? ये सुरक्षा केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती है, सिविल या प्रक्रियात्मक कानूनों पर नहीं। एक मिनट, आपराधिक और सिविल कानून के बीच का फर्क आम श्रोताओं के लिए थोड़ा समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, आपराधिक कानून उन कामों से निपटते हैं जिन्हें पूरे समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, हमला या हत्या। इनमें सजा के तौर पर जुर्माना या जेल होती है। ठीक है। वही सिविल कानून दो लोगों या संस्थाओं के बीच के विवादों को सुलझाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन। इनमें हर्जाना या मुआवजा देना होता है, जेल नहीं। अच्छा। अनुच्छेद 20 की ये ढाल सिर्फ आपराधिक मामलों में मिलती है। तो अगर सरकार एक कानून पास करे कि पिछले 5 सालों में जिन लोगों ने टैक्स की जानकारी छुपाई है उन्हें अब 2 गुना टैक्स बतौर जुर्माना देना होगा, तो ये मान्य होगा क्योंकि ये एक सिविल मामला है? आपका उदाहरण एकदम सटीक है। बिल्कुल, चूंकि टैक्स का मामला सिविल माना जाता है, इसलिए उस पर पिछली तारीख से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा। इसी तरह एक और चीज है जिसे निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। मतलब किसी को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेना। सजा के तौर पर नहीं? नहीं, सजा के तौर पर नहीं। चूंकि ये सजा नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 20 इस पर भी लागू नहीं होता। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। तो अब तक हमने ये समझा कि अनुच्छेद 20 हमें बचाता है कि हमें किस अपराध के लिए और कितनी सजा मिल सकती है। लेकिन सजा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, यानी जांच, मुकदमा, उसका क्या? यहीं पर शायद एक और मौलिक अधिकार तस्वीर में आता है। बिल्कुल सही। यहीं पर अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और सम्मान के साथ जीने में? और इसी सम्मान के साथ जीने के अधिकार में निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है। ये दोनों अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हालिया फैसला इसी जुड़ाव को दिखाता है। ई लीगलिक्स स्रोत के मुताबिक ये दहेज हत्या से जुड़ा एक मामला है। हाँ। इसमें चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाँ, और आरोपी का तर्क भी दिलचस्प है। उसका कहना है कि मृतक के भाई की प्रेमिका ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी सामग्री पोस्ट की थी जिससे परेशान होकर आत्महत्या हुई हो सकती है, और पुलिस ने इस एंगल से जांच ही नहीं की। तो अब यहाँ अदालत एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। मुश्किल क्यों? आरोपी को निष्पक्ष जांच का हक तो है ही। हक बिल्कुल है, लेकिन अदालत को ये भी देखना होता है कि इस हक का इस्तेमाल कहीं मुकदमे में देरी करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। अच्छा, तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। बिल्कुल। एक तरफ आरोपी का अनुच्छेद 21 के तहत मिला निष्पक्ष जांच का अधिकार है, और दूसरी तरफ न्याय प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। अदालत यहाँ ये देखेगी कि क्या ये नई जांच की मांग वाकई मतलब किसी नए सबूत पर आधारित है, या ये सिर्फ मुकदमे को लंबा खींचने की एक रणनीति है। और अगर ये सिर्फ एक देरी की चाल लगती है तो अदालत इसे खारिज कर देगी। ये दिखाता है कि अधिकार असीमित नहीं होते, उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होता है। इस निष्पक्ष प्रक्रिया की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ।
क्या इसका मतलब ये भी है कि किसी को खुद के खिलाफ सबूत देने या अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? जैसे आजकल कुछ आधुनिक तकनीकों जैसे नार्को टेस्ट की बात होती है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और इसका जवाब हमें वापस अनुच्छेद 20 के एक और हिस्से में ले जाता है। अनुच्छेद 20(3) जो आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है। मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा। हाँ। यानी किसी भी अपराध के आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसा कि ज्ञान संचय के स्रोत में भी जिक्र है, यह सिद्धांत नार्को टेस्ट जैसी चीजों पर भी लागू होता है। अच्छा। अदालतें किसी की मर्जी के खिलाफ नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं देती जब तक कि कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित का मामला ना हो। तो ये सब अधिकार एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। बिल्कुल, ये एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के सामने एक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं, लेकिन इन अधिकारों की असली परीक्षा तो संकट के समय में होती है। हाँ। मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब क्या होता है? क्या सरकार इन अधिकारों को छीन सकती है? और यहीं पर इन अधिकारों की असली ताकत और भारतीय संविधान की खासियत सामने आती है। देखिए, दृष्टि IAS का स्रोत हमें बताता है कि शुरुआत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति ज्यादा व्यापक थी, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। क्या बदलाव आया? उस संशोधन ने ये साफ कर दिया कि चाहे देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो और राष्ट्रीय आपातकाल क्यों ना लगा हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक पल के लिए इस बात की गंभीरता को समझिए। इसका मतलब है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट आता है, तब भी सरकार आपसे जीने का और निष्पक्ष न्याय का अधिकार नहीं छीन सकती। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ये दो अधिकार भारतीय लोकतंत्र की वो नींव हैं जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये वो आधारशिला हैं जो तब भी अपनी जगह पर कायम रहती हैं जब बाकी इमारत हिल रही हो। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत में कानून का शासन हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मनमाने ढंग से दंडित ना होने का अधिकार और जीवन का मौलिक अधिकार, इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये राज्य की शक्ति पर एक स्थायी और मजबूत सीमा है जो ये सुनिश्चित करती है कि सबसे खराब समय में भी एक आम नागरिक की बुनियादी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। ये हमारे संविधान निर्माताओं का देश को दिया एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार समेटते हैं। जरूर। मेरे लिए सबसे पहली और बड़ी सीख ये है कि अनुच्छेद 20 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये निष्पक्षता का एक स्तंभ है। ये हमें पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों के अन्याय से बचाता है। दूसरी बात, ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है। अदालतों ने केशवानंद माधवन मेनन जैसे कई मामलों में इसकी व्याख्या करके इसे लगातार मजबूत किया है और साथ ही RS जोशी जैसे मामलों में इसकी सीमाएं भी तय की हैं। जैसे कि इसका सिर्फ आपराधिक मामलों पर लागू होना। बिल्कुल। तीसरी बात, ये अनुच्छेद अकेले काम नहीं करता। ये अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपराध क्या है और उसकी जांच की प्रक्रिया कैसी हो, ये दोनों ही निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी हैं। और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दोनों अधिकार हमारे लोकतंत्र की वो धुरी हैं जिन्हें आपातकाल जैसा बड़ा संकट भी अपनी जगह से नहीं हटा सकता। सही। ये इन्हें संविधान के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनाता है जो नागरिक को राज्य की असीम शक्ति से बचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर आज हमने जो समझा वो ये है कि अनुच्छेद 20 उस महीन लेकिन महत्वपूर्ण रेखा को खींचता है जो कानून के शासन वाले समाज को मनमानी सत्ता वाले समाज से अलग करती है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार को भी नियमों से खेलना होगा, तब भी जब वो उन नियमों को पिछली तारीख से बदलना चाहें। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि अनुच्छेद 20 की सुरक्षा आपराधिक कानूनों पर लागू होती है, सिविल कानूनों पर नहीं। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, उन कानूनों का क्या जो पिछली तारीख से भारी भरकम वित्तीय दंड लगाते हैं लेकिन उन्हें सजा न कहकर सिविल जुर्माना का नाम दे देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। या ये इस संवैधानिक सुरक्षा की भावना को दरकिनार करने का एक तरीका हो सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सिविल जुर्माने और आपराधिक सजा के बीच की रेखा काफी धुंधली हो सकती है। और ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में अदालतें इस धुंधली रेखा को कैसी देखेंगी।